हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। 3 जुलाई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उत्तराखंड में फिर नया मुख्यमंत्री। पहले 4 साल त्रिवेंद्र, फिर तीरथ, अब कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। 115 दिन में ही तीरथ विदा, 115 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे और 4 साल तक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। विवादित बनाने से पहले नेतृत्व को नाराज किया, फिर संघ को आखिर संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए पद छोड़ा। जो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं उन्हें रात के 11 बजे बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, इन्हें अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के पहले किसे ताज पहनाया जाएगा। नए सीएम की दौड़ में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा है। संवैधानिक बाध्यता जिसे आधार बनाया, जो तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने क्या संवैधानिक वैधता दी। संविधान के अनुच्छेद 164A के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के बाद संबंधित व्यक्ति को 6 महीने में संसद या विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम हो तो उपचुनाव नहीं हो सकते। उत्तराखंड में फरवरी-मार्च 2022 में चुनाव होंगे। नाराजगी ना होती तो तीरथ 2 महीने और रह सकते थे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। यहाँ पर तो 74,000 पद किस किस में है, ये जानकारी जान लेते हैं। प्रदेश सरकार 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की। यहाँ बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 30,000 पदों पर, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000 पदों पर और माध्यमिक शिक्षा सेवा पर चयन बोर्ड 27,000 रिक्त पदों पर भर्तियाँ करेगा। मुख्यमंत्री इन आयोग के अध्यक्षों को इन 74,000 पदों पर चयन की भर्ती कार्रवाई तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया है। तो ये निर्देश दे दिया गया है और आपको पद भी बता दिए गए हैं किसमें कितने हैं। इन आयोग बोर्डों में रिक्त पदों की भर्ती की तैयारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 30,000 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पद हैं, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000 पद हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 5 चरणों में प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में होगी। शुक्रवार को यूपीएससी की सचिव वंदना त्रिपाठी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। पहले चरण की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से, दूसरे चरण की 6 नवंबर से और तीसरे चरण की 14 नवंबर, चौथे चरण की 28 नवंबर और 5वें चरण की लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर डेट डेट बता दी गई है कि कब कब परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। परीक्षा के लिए 1 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे। उनमें से तकरीबन 87,000 अभ्यर्थी अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सके थे। वेबसाइट में तकनीकी खामी के कारण जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे उन्हें 1 जुलाई से आवेदन के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई निर्धारित की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नर्स और पैरामेडिकल संवर्ग के लिए 10,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में नर्सों और अन्य पैरामेडिकल संवर्ग के 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं। इससे उनमें आक्रोश है। हालांकि कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व महानिदेशक के अनुरोध पर शुक्रवार को महानिदेशालय का घेराव नहीं किया। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के मुताबिक 1 सप्ताह में मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार के अनुसार प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के लगभग 6,000 पद खाली हैं, फार्मासिस्ट के 3,000 पद खाली हैं और एक्सरे टेक्नीशियन के 456, लैब टेक्नीशियन के 800 और ईसीजी टेक्नीशियन के 50 पद खाली पड़े हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। तो देखिए दोस्तों, पीईटी की लिखित परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में हो सकती है। यूपीएससी पहले 19 अगस्त को घोषित की गई थी परीक्षा। मोहर्रम के चलते नई तारीख जल्द।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कराई जाएंगी। पहले यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला लिया गया था। हालांकि आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने देर रात बताया कि 19 अगस्त को ही मुहर्रम है, इसके चलते इस दिन परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा की तारीख घोषित की जाएंगी। इससे पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती व चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने की यूपीएसएससी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चेयरमैन प्रवीण ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। बड़ी संख्या में आवेदक होने की वजह से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे? 20,73,540 अभ्यर्थी। चूँकि लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी, इसलिए प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर को समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले ही आयोग जारी कर चुका है। पीईटी की परीक्षा 2 घंटे में संपन्न होगी। 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू है। प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/4 अंक कटेंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने 14 अगस्त या उसके बाद कभी भी लिखित परीक्षा के लिए तैयार होने की बात की थी। शासन ने 14 अगस्त के दूसरे दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में इतनी बड़ी परीक्षा कराने को उपयुक्त नहीं पाया है। इसके अलावा अगले रविवार 22 अगस्त को रक्षाबंधन होने की वजह से उस दिन परीक्षा संभव नहीं थी। शासन ने कार्यकाल दिवस 19 अगस्त को पीईटी कराने की हरी झंडी दे दी थी। हालांकि मुहर्रम के चलते चेयरमैन ने यह तारीख भी बदलने की बात कही है। तो तारीख दोस्तों बेशक बदल गई है, लेकिन अगस्त के दूसरे वीक में इसकी डेट की घोषणा कर दी जाएगी जल्द। आप तैयारी अपनी जारी रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आंसू लिपिक भर्ती में 335 अभ्यर्थी चयनित, इनमें 47 महिलाएं शामिल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती और पूरी कर दी है। सम्मिलित आंसू लिपिक भर्ती 2016 द्वितीय का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। 352 रिक्त पदों के साथ सापेक्ष 335 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनमें 47 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी अपनी मूल श्रेणी के कट ऑफ अंक में ही शामिल हैं। इनके चयन के लिए कट ऑफ को कम नहीं करना पड़ा है। सम्मिलित आंसू लिपिक भर्ती में सिंचाई व जल संसाधन सहित 14 विभागों के 352 पद की रिक्तियां शामिल थी। इनमें 210 पद अनारक्षित, 46 अनुसूचित जाति के थे और 6 अनुसूचित जनजाति के थे। 90 अन्य पिछड़ा वर्ग के शामिल थे। लिखित परीक्षा हिंदी, आशुलेखन, टंकन परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक अर्हता के अंकों के आधार पर 335 अभ्यर्थियों को अंतिम तौर पर चयन किया गया है। इनमें 209 अनारक्षित, 35 एससी, 1 अनुसूचित जनजाति और 90 अन्य पिछड़ा वर्ग के शामिल हैं, जबकि 11 एससी और 5 एसटी के पद खाली रह गए हैं। वहीं एक परिणाम रोक लिया गया है। अंतिम तौर पर चयनित अभ्यर्थियों में से 18 बंदे के तौर पर शामिल हैं। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 और स्वतंत्र सेनानी का आश्रित के 6 अभ्यर्थी नहीं मिल सके। इनके स्थान पर नियमानुसार अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं। वर्ष 2016 से लंबित थी आंसू लिपिक भर्ती, अंतिम परिणाम जारी हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 15 घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर सरगना समेत 5 आतंकी ढेर। पुलवामा में ऑपरेशन, एक पाकिस्तानी दहशतगर्द भी मारा गया, जवान शहीद, मोबाइल नेट ठप। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा इलाके में 15 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 5 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक संगठन का जिला सरगना व एक पाकिस्तानी आतंकी था। ऑपरेशन में मुठभेड़ में सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल के हवलदार कासिरे बम नली शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। मारे गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए शहीद कासिर बम नली की यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर दी गई है, ये देखिए तस्वीर दी गई है और ये शहीद हो गए हैं। तो हम सब कामना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इन्हें नमन करते हैं जो इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यवतमाल में मिले 6 करोड़ साल पुराने बेसाल्ट शिला स्तंभ। ये देखिए बेसाल्ट के शिला स्तंभ यहाँ पर दिखाए गए हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान ज्वालामुखी के लावा से लगभग 6 करोड़ साल पहले बने बेसाल्ट शिला स्तंभों की खोज की गई है। पर्यावरणविद और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सुरेश चौपाने ने शुक्रवार को बताया। जिले के बानी काबड़ा क्षेत्र के सिबला पारती गांव में पिछले सप्ताह यह चट्टानें नजर आईं। चौपाने ने बताया षटकोण के आकार के ये स्तंभ 6 करोड़ साल पहले बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से बने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। माना ओलंपिक में खेलने वाली पहली भारतीय महिला तैराक। माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली
भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। भारतीय तैराकी महासंघ AFI के अनुसार माना की यूनिवर्सिटी कोटा से ओलंपिक में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। अहमदाबाद की 21 वर्षीय माना टोक्यो में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय हैं। श्री हर नटराजन व साजन प्रकाश ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में A स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया था। यूनिवर्सिटी कोटा से किसी एक देश के एक पुरुष और एक महिला प्रतिस्पर्धी को ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलता है, बशर्ते उस देश के किसी अन्य तैराक ने उस वर्ग पुरुष या महिला में क्वालिफाई नहीं किया हो या ओलंपिक चयन समय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ FINA से निमंत्रण हासिल नहीं किया हो। 21 वर्षीय तैराक के टखने में 2019 में चोट लग गई थी और उन्होंने इस साल के शुरू में वापसी की। तो ये माना 21 वर्षीय हैं और इन्हें पहली भारतीय महिला होने का ओलंपिक में खिताब मिल गया है। तो ये पहली भारतीय महिला हैं। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में लेंगी हिस्सा। बेलग्रेड में 1 मिनट 3 सेकंड का समय बनाया था, निकालकर समय उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तीसरी भारतीय होंगी टोक्यो में चुनौती पेश करने वाली साजन और नटराजन के बाद। साजन और नटराजन ये भी तैराकी में ये पुरुष से हैं, लेकिन ये महिला हैं, पहली भारतीय महिला। यह शानदार माना पटेल के विचार जान लेते हैं। यह शानदार एहसास है। मैंने साथी तैराकों से ओलंपिक के बारे में सुना है और टीवी पर इन्हें देखा, लेकिन इस बार वहां होना, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों से प्रतिस्पर्धा करना, मैं रोमांचित हूं। मेरा लक्ष्य टोक्यो में 1 मिनट 2 सेकंड या इससे कम समय निकालना है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। बारहोम ने 400 मीटर बाधा दौड़ में तोड़ा 29 साल पुराना रिकॉर्ड। तो पहले रिकॉर्ड कितना था? तो यहाँ पर 46.83 सेकंड के साथ पिछले हफ्ते बेंजामिन ने निकाला था दूसरा सबसे तेज़ समय, और यहाँ पर 46.70 सेकंड का समय निकालकर कॉस्टन ने अमेरिका के यंग का कीर्तिमान किया ध्वस्त। 7 सर्वश्रेष्ठ समय 15 में से बारहोम के नाम दर्ज हैं, जबकि बेंजामिन के नाम 3 हैं। नॉर्वे के 2 बार के विश्व चैंपियन कार्स्टन बारहोम ने, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ने डायमंड लीग एथलेटिक प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस 25 वर्षीय धावक ने 46.70 सेकंड का समय निकालकर अमेरिका के केविन यंग 46.78 सेकंड का 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में बनाए गए कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया। ये 25 वर्षीय हैं और नॉर्वे के हैं बारहोम, और इन्होंने 46.70 सेकंड के समय निकालकर रिकॉर्ड बना दिया है। इनके विचार जान लेते हैं। यह शानदार क्षण है। हर कोई इस विश्व रिकॉर्ड की बात कर रहा था जो इतने वर्षों से बना हुआ था। यह असल में मेरे पैदा होने से पहले बन चुका था, तो इन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। विंबलडन के ऑल इंडियन मैच में जीती सानिया बोपन्ना। ओपन युग में पहली बार ग्रैंड स्लैम में दो भारतीय जोड़ी भिड़ी। दिग्गज रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी हमवतन रामकुमार रामनाथन और अंकिता रैना की जोड़ी को 6-2, 7-6 से शिकस्त देकर विंबलडन के मिश्रित युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। ओपन युग में यह पहली बार 2 भारतीय जोड़ियां किसी ग्रैंड स्लैम मुकाबले में आमने सामने हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर दी गई है। सानिया बोपन्ना की जीत की बधाई देते रामकुमार व अंकिता। रामकुमार ने पहली बार ग्रैंड स्लैम का मुकाबला खेला। वह मुख्य दौर के एकल में जगह बनाने के लिए 21 प्रयास कर चुके हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। पहला सेट सानिया बोपन्ना ने आसानी से जीत लिया। वह दूसरे सेट में उन्हें चुनौती मिली। दिविज शरण और उनकी ब्रिटिश जोड़ीदार समाथा जीते। यहाँ पर मरे उरुग्वे के एरियल बेहर व कजाकिस्तान की गेलेना की जोड़ी को 3 सेट में 6-3, 5-7, 6-4 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में पहुँची। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जोकोविच 13वीं बार प्री क्वार्टर फाइनल में विंबलडन में सर्वाधिक बार चौथे दौर में पहुंचने के बोरिस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यहाँ पर 75 या उससे अधिक मैच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 21वीं जीत है यह जोकोविच की ग्रैंड स्लैम में क्वालिफायर खिलाड़ी के खिलाफ। उन्होंने 100% रिकॉर्ड कायम रखा है। जोकोविच का ग्रैंड स्लैम में प्रदर्शन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 90 मैच में से जीते कितने? 82 मैच जीते, 8 हारे। फ्रेंच ओपन में 96 मैच में से 81 जीते, 15 हारे। विंबलडन में 85 में से 75 जीते और 10 हारे। US ओपन में 87 में से 75 जीते और 12 हारे। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड इन्होंने जोकोविच की 13वीं बार प्री क्वार्टर में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, बराबरी कर ली है। किसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है इन्होंने? तो बोरिस के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। सिपाही भर्ती रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। हाईकोर्ट ने DIG स्थापना को रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। तो ये डिटेल में जान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त रह गए पदों का ब्यौरा तलब किया है।
कोर्ट ने एक विशेष अपील सुनवाई करते हुए डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय से कहा है कि वह बताएं कि 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कितने पद कांस्टेबल के सिविल पुलिस व पीएसी के रिक्त रह गए। अभ्यर्थियों ने यह विशेष अपील एकल जज के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की है जिसमें कट ऑफ मेरिट नीचे कर 2015 सिपाही भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को एकल जज ने खारिज कर दिया था। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी व न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने अजय प्रकाश मिश्रा की विशेष अपील पर पारित किया है। कोर्ट को बताया गया है कि नियमावली के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि मेडिकल परीक्षण व आचरण आदि का परीक्षण नहीं हो जाता। कहा गया है कि इस दौरान यदि किसी की अयोग्यता के कारण पद रिक्त रह जाता तो उन पदों को अन्य बचे हुए अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने अपील का विरोध करते हुए कहा, एकल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। कहा गया है कि रूल 15 में कट ऑफ मेरिट की बात कही गई है। नियमावली में वेटिंग लिस्ट बनाने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है कि भर्ती बोर्ड ने भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति के लिए नियुक्त अधिकारी को भेज दिया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की स्थगित परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी हो गया है। CHSL यहाँ पर 4 से 12 अगस्त, CGL 2020 परीक्षा 13 से 24 अगस्त के बीच होगी और ये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विशेष आप अगर डिटेल में कार्यक्रम की जानकारी चाहते हैं तो आप SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हम भी देख लेते हैं क्या न्यूज है। आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CISF, CPF असिस्टेंट एवं सब इंस्पेक्टर 2019 की दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षाएं, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय CHSL 2020 की टायर 1 की परीक्षा और संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2020 टायर 1 की परीक्षा के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा आयोग की ओर से कोरोना संकट के बाद सबसे पहले 26 जुलाई को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं CISF, CPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा कराने का निश्चय किया गया है। आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय CHSL 2020 की टायर 1 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच होगी। आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2020 टायर 1 की परीक्षा के लिए 13 से 24 अगस्त के बीच का समय तय किया है। इससे पहले आयोग की ओर से CHSL 2020 टायर 1 परीक्षा 12 से 27 अप्रैल के बीच प्रस्तावित थी। इसमें 20 अप्रैल तक परीक्षा कराए जाने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ते ही परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। भर्ती के नाम पर हर साल 60 करोड़ का खेल होता है। यहाँ पर शहर में दलालों के कई गिरोह सक्रिय हैं। 2 से 5 लाख में होता है सौदा, युवा हो रहे ठगी के शिकार। 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, 20 बड़े गिरोहों का भंडाफोड़। बाहर के गिरोह ने भी फैला रखा है जाल। यहाँ पर जो गिरोह हैं भर्ती प्रक्रियाओं में जो खलल डालते हैं तो उनके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। TGT PGT कमरे में बैठेंगे 24 छात्र। TGT PGT की जो परीक्षा होने वाली है तो उस कमरे में 24 छात्र बैठेंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने मंडल मुख्यालय वाले सभी DM से परीक्षा केंद्र का प्रस्ताव 7 जुलाई तक मांगा है। परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी और एक कमरे में 24 छात्र बैठेंगे। तो जो परीक्षा केंद्र एक बनाया जाएगा तो उसमें टोटल कितने 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी और एक कमरे में 24 छात्र बैठाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र के शहर के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में हो और वहाँ तक 4 पहिया वाहन आसानी से जा सके। गौरतलब है कि 7 व 8 अगस्त को प्रशिक्षित स्नातक TGT और 17 व 18 अगस्त को PGT की परीक्षा होगी। TGT परीक्षा कब है? 7-8 अगस्त को है और PGT की 17 व 18 अगस्त को है। मोबाइल व इंटरनेट जैमर की होगी व्यवस्था। परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष जहां पेपर रखने उसे वितरण करने, उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के बाद बंडल बनाने कार्य किया जाएगा। उन कक्षों में CCTV कैमरे अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार मोबाइल और इंटरनेट जैमर भी होना चाहिए। मंडल मुख्यालय में होगी परीक्षा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी मंडल मुख्यालयों में कराई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। दीपिका की कमान में धनुर्धर तैयार। तो ये दीपिका आपको पता ही है तीरंदाजी से संबंधित हैं और इनके जो पति हैं तानु दास ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। तरुणदीप राय ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं और प्रवीण जाधव भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। ओलंपिक में कोई टीम कम नहीं, कोच पूर्णिमा ने बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। रोनाल्डो ने कमाई में द रॉक को पछाड़ा है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। रोनाल्डो कमाई के मामले में WWE स्टार और हॉलीवुड एक्टर ड्वेन द रॉक जॉनसन को पीछे छोड़ा। रोनाल्डो एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए $1.6 मिलियन करीब 11.93 करोड़ रुपए लेते हैं। द रॉक एक स्पॉन्सर पोस्ट के लिए 1.523 मिलियन $US लेते हैं, करीब 11.40 करोड़। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 11.93 करोड़ लेते हैं, ये 11.40 करोड़ लेते हैं। लियोनेल मेसी खिलाड़ियों में दूसरे व नेमार और विराट कोहली लिस्ट में शामिल हैं। विराट कोहली लिस्ट में 19वें स्थान पर एकमात्र भारतीय हैं। 27वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा हर पोस्ट के लिए 3 करोड़ लेती हैं। तो विराट कोहली कौन से स्थान पर? 19वें स्थान पर हैं और प्रियंका चोपड़ा 27वें स्थान पर हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत 4 लाख अपनों को खोने वाला तीसरा देश बना है। भारत में अब तक कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं? 4 लाख मौतें हो चुकी हैं और ये तीसरा देश बन गया है। पहले पर अमेरिका है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौत हुई है, और दूसरे पर ब्राज़ील है जिसमें सबसे ज़्यादा मौत हुई है, और भारत तीसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्ट।